मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग ब्रिटेन के सम्राट और राजमुकुट के संबंध में अध्ययन करेंगे। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान सम्राट। सम्राट और राजमुकुट। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है। राजमुकुट राज्य शक्ति का वह प्रतीक है जिसे सम्राट अपने सिर पर धारण करता है। प्राचीन काल में इस प्रकार की प्रथा चली आ रही है कि सम्राट पदधारी धारित द्वारा विधिवत समारोह के बाद जब राजमुकुट धारण कर लिया जाता है तभी से उसे शासन की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रकार राजमुकुट राजशक्ति का प्रतीक था, किंतु प्राचीन काल में तो सम्राट और राजमुकुट के इस भेद का कोई महत्व नहीं था, क्योंकि सम्राट राजमुकुट था और राजमुकुट सम्राट। वर्तमान समय में जबकि ब्रिटेन में वास्तविक दृष्टि से राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई है, सम्राट और राजमुकुट का भेद निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। राजमुकुट क्या है? शाब्दिक अर्थ में राजमुकुट राजसत्ता का वह प्रतीक है जिसे सम्राट राजपद ग्रहण करते समय अपने मस्तक पर धारण करता है, किंतु वर्तमान समय में राजमुकुट ने एक संवैधानिक पद ग्रहण कर लिया है। इस संवैधानिक अर्थ में राजमुकुट एक संस्था है जिसमें व्यक्ति के रूप में सम्राट, कैबिनेट, लोकतंत्र, लोकसेवक और वे सभी हैं जिसके द्वारा प्रशासनिक सत्ता का उपयोग किया जाता है। प्रोफेसर आग ने लिखा है कि राजमुकुट सर्वोच्च कार्यपालिका तथा शासन में नीति निर्माण की संस्थाएं हैं, जिसका अर्थ है राजा, मंत्रियों तथा संसद का सम्मिश्रण। यह वह संस्था है जिसने राजा की समस्त शक्तियां तथा विशेषाधिकार धीरे धीरे हस्तांतरित कर दिए गए हैं। राजमुकुट का तात्पर्य संपूर्ण सरकार से है। राजमुकुट की शक्तियां अथवा सिद्धांत रूप में सम्राट की शक्तियां। सम्राट की अनेक शक्तियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियां। कार्यपालिका शक्ति निम्न प्रकार हैं। राजमुकुट का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय कानून को क्रियान्वित करना है। नंबर 2, राजमुकुट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जल, थल और नौसेना के पदाधिकारियों की नियुक्ति राजमुकुट द्वारा ही की जाती है। नंबर 4, ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक तथा अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। नंबर 6, युद्ध की घोषणा तथा संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। नंबर 7, राजमुकुट को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। अपराधियों की सजा कम कर दे अथवा क्षमा कर देवे। नंबर 8, स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय प्रशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार में ही आता है। नंबर 9, राजमुकुट राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण व संचालन करता है। नंबर 10, मंत्रीगण व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही किए जाते हैं। कार्यपालिका शक्तियाँ अत्यंत व्यापक हैं। नंबर 2, व्यवस्थापन शक्तियाँ। नंबर 1, राजमुकुट के व्यवस्थापन संबंधी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे लॉर्ड सभा के पेयरों की नियुक्ति राजमुकुट द्वारा ही की जाती है। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता और स्थगित करता है। संसद की कार्यवाही प्रारंभ होने पर सम्राट भाषण देता है, जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं एवं अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि सम्राट
के हस्ताक्षर उस पर नए हो गए हों। नंबर 6, सम्राट को एक व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त हो गई है और वह है परिषद आदेश जारी करने की शक्ति। राजमुकुट यह कार्य मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है और इसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। नंबर 3, न्याय संबंधी शक्तियाँ। ब्रिटेन के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय कहलाते हैं। सम्राट को न्याय का स्रोत भी कहा जाता है और न्यायिक क्षेत्र में भी इसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त है। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तथा संसद की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा सकता है। वह अपराधियों को दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। नंबर 4, सम्मान का स्रोत। राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है कि वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक उपाधियां प्रदान कर सकें। इस प्रकार उपाधियों के ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट तथा लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। नंबर 5, धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ। सम्राट को धर्म रक्षक भी कहा जाता है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलनों को बुलाता है और उन सम्मेलनों द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर जरूरी हैं। 1919 से चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना की गई और इस सभा द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। सम्राट की वास्तविक स्थिति। सम्राट राज करता है, शासन नहीं। सैद्धांतिक दृष्टि से सम्राट जिन शक्तियों का प्रयोग करता है, व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग सम्राट द्वारा नहीं वरन कैबिनेट द्वारा ही किया जाता है। सम्राट तो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है जो राज्य करता है, शासन नहीं। इंग्लैंड ने संसदीय शासन व्यवस्था है। इस कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य के लिए मंत्रीगण संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वास्तविक रूप में शासन की शक्तियों का प्रयोग ही मंत्रीगणों के द्वारा ही किया जाता है, सम्राट द्वारा नहीं। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनर ने ठीक ही कहा है कि यह विशाल गगनचुंबीय तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का शून्य स्थान है। 17वीं शताब्दी से पूर्व सम्राट के पास असीमित शक्तियाँ थीं। सन 1649 में सम्राट पद को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना की गई। वर्तमान समय में सम्राट शासन का और औपचारिक प्रधान तथा उसके अधिकार नाम मात्र के हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में निश्चित परंपरा है कि लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान करने के लिए बाध्य है। कैबिनेट के सदस्यों की प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति की जाती है और इसमें सम्राट की इच्छा का कोई महत्व नहीं है। व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों के बारे में भी यही स्थिति है। संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही किया जाता है। लोक सदन को विघटित करने की शक्ति का संबंध है। सम्राट इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री की मंत्रणा के आधार पर ही कर सकता है। संसद में सम्राट के द्वारा जो भाषण पढ़ा जाता है वह मंत्रिमंडल के द्वारा ही तैयार किया जाता है और सम्राट इसमें किसी प्रकार द्वारा काट-छाँट नहीं कर सकता है। सम्राट इसमें कोरा परिवर्तन नहीं कर सकता है। सैद्धांतिक रूप में सम्राट की स्वीकृति के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता, किंतु व्यवहार में सम्राट किसी विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता। निषेधाधिकार इस दृष्टि से अब एक मृत प्रथा है। सम्राट
को कार्य का स्रोत समझा जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह देश की न्यायिक कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप कर सकता है। सन 1701 के उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार न्यायाधीश सदाचार पर्यंत अपने पद पर कार्य करते हैं और सम्राट उन्हें पदच्युत नहीं कर सकता। सम्राट अपराधियों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग भी गृह मंत्री के परामर्श के आधार पर ही कर सकता है। राजा को सम्मान का स्रोत कहा जाता है, किंतु उपाधियां वितरित करने का कार्य वह अपने ही विवेक के आधार पर नहीं कर सकता। पियर या लॉर्ड सदन के संबंध में सम्राट को प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करना होता है और अन्य उपाधियां प्रदान करने के संबंध में भी स्थिति यही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा के अधिकार शून्यवत हैं, वे औपचारिक प्रदान हैं, वास्तविक नहीं। सैद्धांतिक रूप में सम्राट के जो अधिकार बताए जाते हैं, व्यवहार में उसका प्रयोग प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के द्वारा ही किया जाता है और वे ही इसके लिए उत्तरदायी होते हैं।